सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 11 फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो चलिए हम एनसीईआरटी रीडिंग लगाना शुरू करते हैं, देखते हैं ये है क्या। इंट्रोडक्शन। द मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट्स ऑन द जनरेशन and detection of electromagnetic waves in 1887 strongly established the wave nature of light। तो जो मैक्सवेल और हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और उनके इक्वेशंस आए थे वो स्ट्रांगली यही बोल रहे थे कि लाइट एक वेव है, मतलब लाइट का जो नेचर है वो वेव जैसा है। टुवर्ड्स द सेम पीरियड, उसी पीरियड के दौरान एट द एंड ऑफ द 19th century experimental investigations on conduction of electric discharge through gases at low pressure in a discharge tube led to many historic discoveries। मतलब उसी समय में एक और एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो गैस को हम लोग लो प्रेशर और डिस्चार्ज ट्यूब में उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे थे। द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज बाय रियोंटिंगन इन 1895 एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉम्सन in 1897 were important milestones in the understanding of atomic structure। मतलब कि जे थॉम्सन ने भी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। It was found that at significantly low pressure of about 0.001 mm of mercury column, a discharge took place between the two electrodes on applying the electric field to the gas इन द डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब कि ऐसे हम लोग एक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड था, जो डिस्चार्ज ट्यूब था बीच में, और यहाँ से इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया था और इसके बीच में गैस पार्टिकल्स, और ये एक इलेक्ट्रोड हुआ, ये एक इलेक्ट्रोड हुआ, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, या ये कैथोड है ये एनोड है। और फिर जब यहाँ से करंट पास करवाया गया तो पता चला कि यहाँ पे एक डिस्चार्ज पैदा होता है, यहाँ से एक स्पार्कलिंग रे आता है। वही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है। अ फ्लोरेसेंट ग्लो अपीयर्ड ऑन द ग्लास अपोजिट टू कैथोड। मतलब कैथोड के अपोजिट में एक जिंक का प्लेटिंग लगाया गया, उस पर पता चला कि स्पार्कल हो रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। द कलर ऑफ ग्लो ऑफ ग्लास डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ग्लास। उस ग्लास पे उसका कलर डिपेंड कर रहा था। इट बीइंग येलोइश ग्रीन फॉर सोडा ग्लास के लिए वो येलोइश ग्रीन था। द काउज ऑफ दिस फ्लोरेसेंस was attributed to the radiation which appeared to be coming from the cathode। These cathode rays were discovered in 1870। ये cathode rays 1870 में विलियम क्रूक्स के द्वारा ये डिस्कवर्ड हुआ था। In 1879 suggested that these rays consisted streams of fast moving negatively charged particles। बाद में चलकर पता चला कि ये तो इलेक्ट्रॉन ही है जो यहाँ से ये रेड बन रहे थे, जो उस प्लेटिंग पे जो कलर दे रहे थे। पहले तो इसने कहा कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, बाद में पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स। द ब्रिटिश फिजिस्ट जे थॉम्सन कन्फर्म्ड दिस हाइपोथेसिस। फिर उन्होंने 1856 से 1940 जे थॉम्सन कन्फर्म कर दिए कि ये सही है। बाय अप्लाइंग म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स अक्रॉस द डिस्चार्ज ट्यूब, जे थॉम्सन वाज द फर्स्ट टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली द स्पीड एंड द स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशियो E/m ऑफ द कैथोड रे। उन्होंने E/m रे का खोज भी इसी के प्रकार की है, वो मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट लगा के। दे वेर फाउंड टू ट्रैवल विद स्पीड्स रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 0.1 to 0.2 times द स्पीड ऑफ लाइट। द प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ E/m इज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। E/m रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन्स, हर चीज़ के लिए अलग होगा। इसका ये है रेशियो का वैल्यू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। फर्दर द वैल्यू ऑफ E/m वाज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। बाद में चलकर इसको इंडिपेंडेंट पाया गया मटेरियल के नेचर से। एंड मेटल यूज्ड एट द कैथोड, मेटल और मटेरियल से इंडिपेंडेंट पाया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अगर प्रोटॉन का बात हो तो प्रोटॉन का डिफरेंट है E/m रेशियो यूज एट द कैथोड और द गैस इंट्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्टेड यूनिवर्सली ऑफ द कैथोड रे पार्टिकल्स। मतलब कि इस लाइन में लिखा हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट था मटेरियल और मेटल के,
अच्छा, मान लीजिए कि कोई चीज़ है, कोई वैल्यू है, उस पे ना मैटर का असर पड़ रहा है ना मटेरियल का असर पड़ रहा है। इसका मतलब कि वो जिस चीज़ का वैल्यू है, मान लीजिए इस चीज़ का ये वैल्यू गिवन है, तो ये मतलब कि सब में प्रेजेंट है, तभी नहीं किसी पे वैरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये सब के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको यूनिवर्सल पार्टिकल कहा गया, जिसको हम लोग आज इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अराउंड द सेम टाइम इन 1887, उसी समय इट वॉज फाउंड दैट सर्टन मेटल्स व्हेन irradiated by ultraviolet light emitted negatively charged particles having small speeds। उसी समय पता चला कि अल्ट्रावायलेट लाइट से जब इरेडिएट करते थे तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते थे, निकलते थे। ऑल्सो सर्टेन मेटल्स व्हेन हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर वेयर फाउंड टू एमिट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और कुछ कुछ जो हाई टेम्परेचर हीट होते थे वो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकाल रहे थे। द वैल्यू ऑफ ई बाई एम ऑफ दिस पार्टिकल्स वाज फाउंड टू बी सेम। और वो सब एक्सपेरिमेंट में भी ये ई बाई एम रेशियो सेम पाया गया, जैसा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में निकला था। These observations thus established that all these particles, although produced under different conditions, were identical in nature। मतलब कि अब पता तो चल ही गया कि ये जो पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस हो रहा है, ये आइडेंटिकल है, यूनिवर्सल है, मतलब हर चीज़ में प्रेजेंट है। नेम दिस पार्टिकल, जे थॉमसन ने इनका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन्स, एंड सजेस्टेड दैट दे वेयर फंडामेंटल यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। फॉर हिज epoch-making discovery of electron through his theoretical and experimental investigations on conduction of electricity by gases, he was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906। इनको नोबेल प्राइज भी मिला क्योंकि बहुत बड़ा डिस्कवरी था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। मतलब कि इससे पहले हम लोग जानते थे कि जो एटम है उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ अब पता चला कि नहीं, एटम के अंदर भी है कुछ कुछ पार्टिकल, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन भी है। In 1913, the American physicist R.A. Millikan performed the pioneering oil drop experiment। और उसी समय कुछ सालों बाद R.A. मिलिकन आए जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किए, जिससे हम लोग चार्ज निकालते हैं इसका, इलेक्ट्रॉन का। वाज ऑलवेज एन इंटीरियर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, हाँ यही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Millikan's experiment established that electric charge is quantized from the values of charge and specific charge E by m. The mass of electron could be determined। मतलब कि E by m में से E by m हम लोग को पता था क्या है, E पता था क्या है, तो m यहाँ से निकल गया, तो वही हम लोग मास के रूप में याद रखते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 11.2 इलेक्ट्रॉन एमिशन। We know that metals have free electrons, negatively charged particles। मतलब कि मेटल्स में हम लोग जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वही इलेक्ट्रॉन, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्टिविटी। तो जब मेटल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही तो मूव होते हैं इधर से उधर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ओके, हाउएवर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट नॉर्मली एस्केप आउट ऑफ द मेटल सरफेस। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी मेटल सरफेस के बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे कि मान लीजिए मेटल का सरफेस है, तो मेटल के अंदर प्रोटॉन्स भी तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रोटॉन्स भी उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए इफ़ एन इलेक्ट्रॉन अटेम्प्ट्स टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड पुल्स द इलेक्ट्रॉन बैक टू द मेटल। वही जैसे कि मान लीजिए मेटल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलना चाह भी रहा है लेकिन उसका मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन एकदम बढ़िया से। जैसे कि मान लीजिए मेटल का इनर बाउंड्री है और ये मान लीजिए मेटल का आउटर बाउंड्री है, थोड़ा थिक दिखाया है। मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, तो अगर ये बाहर आएगा तो यहाँ पे तो ब्लैंक स्पेस आ गया, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी तो होगा, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन बच जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन बचा हुआ रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा होगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन निकला, फिर यहाँ से प्रोटॉन इसको वापस खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास प्लस नेगेटिव का चार्ज पावर है और इसको वापस अट्रैक्ट करेगा। ओके, द फ्री इलेक्ट्रॉन इज थर्स held inside the metal surface
बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द आयंस, इसीलिए वो अट्रैक्टिव फोर्सेस आयंस के कारण अंदर ही रहते हैं. Consequently, the electron can come out of the metal surface only if it has got sufficient energy to overcome the attractive pull. मतलब कि ये अभी भी निकल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं निकल पाएंगे. अगर इनको कुछ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिया जाए तो देखिए, इनको अगर कुछ आप एनर्जी दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और ये काइनेटिक एनर्जी से इसको वेलोसिटी मिलेगी v, और वो वेलोसिटी इसकी मदद करेगी इसको निकलने में. तो यहाँ से आ सकता है बाहर. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. ये आपने 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा. वर्क फंक्शन मतलब कि जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं. इसको याद रखिएगा. मतलब वर्क मतलब एनर्जी और फंक्शन मतलब उसको फंक्शन करवाने के लिए जो वर्क चाहिए वो. It is generally denoted by phi naught and measured in electron volt. मतलब कि इसको phi naught में मेजर डिनोट करते हैं और इसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. मतलब एक इलेक्ट्रॉन को कितना वोल्ट चाहिए. 1 electron volt is the energy gained by an electron when it has been accelerated by a potential difference of 1 volt, so that 1 electron volt is equals to 1.602 into 10 minus 19 जूल. जिसका यूनिट कन्वर्जन है जूल के साथ. दिस यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉमनली यूज इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. इसको हम न्यूक्लियर या एटॉमिक फिजिक्स में यूज करते हैं. द वर्क फंक्शन फाई नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नेचर ऑफ इट्स सरफेस. तो ये जो फाई नॉट है ये इस पर डिपेंड करता है, मेटल के प्रॉपर्टीज, उसके नेचर और उसके सरफेस पर डिपेंड करता है. द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल आर गिवन इन टेबल 11.1 में दिया हुआ. दीज वैल्यूज आर अप्रॉक्सीमेट एज दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू सरफेस इम्प्योरिटीज. नोट फ्रॉम टेबल 11.1 that the work function of platinum is the highest while the lowest is for cesium. The minimum energy required for electron emission from the metal surface can be applied to the free electrons by any one of the following physical processes. तो 11.1 में दिया है इसका कि किसको कितना एनर्जी चाहिए. प्लैटिनम का सबसे हाईएस्ट और सीजियम का सबसे कम है. मतलब सीजियम को इतना ही एनर्जी में निकल जाएगा, लेकिन प्लैटिनम के लिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स देना पड़ेगा. अब देखते हैं हम लोग थर्मिनोइक एमिशन. बाय सुटेबली हीटिंग सफिशिएंट थर्मल एनर्जी कैन बी इम्पार्टेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू एनेबल देम. मतलब कि उनको जितना एनर्जी चाहिए उतना ही एग्जैक्ट उतना ही दे दें तो निकल जाएगा. फील्ड एमिशन बाय अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ इतना 10⁸ वोल्ट मीटर टू अ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स कम पुल्ड आउट ऑफ मेटल एज इन अ स्पार्क प्लग. या फिर उनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड उनके ऊपर अप्लाई कर दो जिससे कि वो स्पार्क प्लग के रूप में बहुत तेज़ी से निकले. Photoelectric emission. When light is suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. These photo-generated electrons are called photoelectrons. Photoelectric emission मतलब कि लाइट हम लोग, हाँ यहाँ पे हम लोग एनर्जी दे रहे थे, थर्मल एनर्जी. मतलब फर्स्ट में हम लोग थर्मल एनर्जी दे रहे थे, सेकेंड हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा एनर्जी दे रहे थे, थर्ड बहुत कॉमन है और इसमें हम लोग लाइट के द्वारा एनर्जी देते हैं. मतलब कि हम लोग मेटल सरफेस पे लाइट गिराते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है. दीज फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जिससे वो इलेक्ट्रॉन निकले, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल में अगर आपने सन के नीचे छत पे आपने एक मेटल रखा तो आपने ये पढ़ा है सोलर एनर्जी के बारे में. मतलब कि जो चार्ज हो जाते हैं लाइट वाइट, तो वो इसी फेनोमेनन पे बेस्ड है. अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 11.3 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हर्ट्ज ऑब्जर्वेशंस. द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाज डिस्कवर्ड इन 1887 बाय हेनरिच हर्ट्ज ड्यूरिंग हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट्स. तो यह जो फेनोमेनन है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, उसको हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी दौरान उनसे ये डिस्कवर हुआ. इन हिज एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय मीन्स ऑफ अ स्पार्क डिस्चार्ज,
Hertz observed that high voltage sparks across the detector loop were enhanced when the emitter plate was illuminated by ultraviolet light from an arc lamp. ठीक है, तो ये कुछ कुछ दिया है कैसे कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि वही उन्होंने हाई वोल्टेज के अंदर स्पार्क दिया था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहाँ से इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम एन आर्क लैम्प, तो उसमें से एक लाइट ये निकला, तो उनको पता चला कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. लाइट शाइनिंग ऑन द मेटल सरफेस somehow facilitated the escape of free charge particles which we know as electrons. उस समय पता चला वो तो इलेक्ट्रॉन्स हैं. When light falls on a metal surface, some electrons near the surface absorb enough energy from the incident radiation to overcome the attraction of the positive ions in the material of the surface. After gaining sufficient energy from the incident light, the electrons escape from the surface of the metal into the surrounding space. तो वहाँ से वो सराउंडिंग स्पेस में चले जाते हैं. मैंने ऊपर जो अभी डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है वही इस पैराग्राफ में दिया है. हॉलवाश एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन. विलियम हॉलवाश and Philip Lenard investigated the phenomenon of photoelectric emission in detail during 1886 to 902. Lenard observed that when ultraviolet radiations were allowed to fall on the emitter plate of an evacuated glass tube enclosed to electrons, current flows in the circuit. तो वही जैसे क्या सोलर एनर्जी की मैंने बात की, इस सोलर एनर्जी जैसे ही सन रे पड़ता है तो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है या फिर करंट पैदा करता है. मेटल्स, कुछ मेटल्स बनाए जाते हैं वैसे, तो वही है करंट फ्लोज इन द सर्किट. एज सुन एज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वेर स्टॉप द करंट फ्लो ऑल्सो स्टॉप. लेकिन जैसे ही हम लोग ये बंद किए लाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वैसे ही करंट भी बंद हो गया. These observations indicate that when ultraviolet radiations fall on the emitter plate C, electrons are ejected from it which are attracted towards the positive. तो वहीं जो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे थे वहीं से वो निकले, इसीलिए करंट पैदा हुआ. कलेक्टर प्लेट A by the electric field. The electron flow through the evacuated glass tube resulting in the current flow. Thus light falling on surface of the emitter causes current in the external circuit. मतलब कि वही कि करंट जैसे ही हम लोग लाइट्स गिराते हैं तो वहाँ से एमिटर करंट बहाने लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है. हॉलवाश एंड लिनार्ड स्टडी हाउ द फोटो करंट वेरीड विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल. अब कलेक्टर प्लेट है उसका पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है विथ फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. लाइट के भी ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा हम लोग लाइट दे रहे हैं. Hallwash in 1888 undertook the study further and connected a negatively charged zinc plate to an electroscope. He observed that the zinc plate lost its charge when it was illuminated by ultraviolet light. Further, the uncharged zinc plate became positively charged when it was irradiated by ultraviolet light. Positive charge on the positively charged zinc plate was found to further enhance when it was illuminated by ultraviolet light. From this observation, he concluded that negatively charged particles were emitted from zinc plate under the action of ultra. मतलब कि जिंक प्लेट पे उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ा था जिसके कारण वो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकले, मतलब सभी नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले और जिंक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिससे कारण पता चला कि हाँ इलेक्ट्रॉन जैसे निकल रहे हैं तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं. After the discovery of electron in 1897, it became evident that the incident light causes electrons to be emitted from the emitter plate due to the negative charge. उसी से पता चला कि हाँ ऐसा हो रहा है. The emitted electrons are pushed towards the collector plate by the electric field. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से वो जो emitted electrons उन्हें कलेक्टर के पास पुश किया जाता था. Hallwash and Lenard also observed that when ultraviolet light fell on an emitter plate, no electrons were emitted at all when the frequency of incident light was smaller than a certain minimum value. मतलब कि अब ये जो है वो लाइट के फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करने लगा. मतलब कि एक फ्रीक्वेंसी था, मतलब उससे अगर हम लोग वो मिनिमम था उससे ज़्यादा देना तभी निकलेगा, अगर उससे थोड़ा भी कम दे दिए तो लाइट फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं.
मतलब कि वह फ्रीक्वेंसी जो नेसेसरीली है उसको, मतलब लाइट का वह फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन निकले, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी दे दें, फ्रीक्वेंसी का लाइट दे दें, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, मतलब उसको उतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगा। नहीं तो फॉर्मूला पढ़े होंगे, E बराबर एच म्यू, जहाँ पे म्यू फ्रीक्वेंसी है। तो यही फ्रीक्वेंसी ना एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम देंगे तो एनर्जी भी कम ना आएगा। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब कि अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम दिए तो एनर्जी भी कम ही है, तो उससे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, कुछ तो एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, और उतना एनर्जी के लिए उसके इक्विवेलेंट एक फ्रीक्वेंसी भी देना होगा लाइट को, वही